Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic we are going to start with is about circulation, gas exchange and temperature regulation in amphibians. आज का टॉपिक हमारा फॉलो कर रहा है एवोल्यूशनरी प्रेशर्स ऑफ एम्फीबियंस को। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं वो कैसे वैरायटी रखते हैं और दूसरा फ़िश जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनसे कैसे डिफ़र करते हैं। एंड सेकेंडली इनके अंदर गैस एक्सचेंज के कैसे मेकैनिज़म्स हैं, क्योंकि हमने पीछे जो पढ़ी है क्लास दैट वाज एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, फ़िश के बारे में हमने पढ़ा था कि वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, लेकिन एम्फीबिया क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक ट्रांजिशनल स्टेट है बिटवीन एक्वाटिक एंड लैंड एनवायरनमेंट, तो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशंस देखेंगे कि किस तरह से गैस का एक्सचेंज होता है। और थर्डली हम आज डिस्कस करेंगे इसके बाद टेम्परेचर रेगुलेशन के बारे में, कि टेम्परेचर रेगुलेशन के हवाले से हम अब वर्टिब्रेट्स में कुछ टर्म्स से वाकिफ़ होंगे आगे जाकर, जिसमें एक्टोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हेट्रोथर्मिक और होम्योथर्मिक एनिमल्स का जिक्र किया जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अबाउट सर्कुलेशन यानी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फीबियंस। The circulatory system of amphibians shows remarkable adaptations for the life divided between aquatic and terrestrial habitats. The separation of pulmonary and systemic circuits is less efficient in amphibians than in lungfishes. अगर आपको याद हो कि हमने लंग फिशेस के अंदर पढ़ा था कि उनके अंदर जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के जैसी ही एडेप्टेशंस आ जाती हैं ताकि वो एयर के थ्रू ब्रीथ कर सकें जब भी उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, या ऐसी मार्शेस या ऐसी लेक्स और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में वो रहती हैं जहाँ पे सीजनल ड्रॉट होता है, उनके अंदर वो कैपेबल होती हैं कि वो लंग्स के थ्रू या पल्मोनरी सिस्टम के थ्रू ब्रीथ कर सकें। उनका सिस्टम जो है वो इन एम्फीबियंस के मुकाबले में ज़्यादा एफिशिएंट था, वो अपने लंग्स को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकती थी एज़ कम्पेयर टू दीज एम्फीबियंस। द एट्रियम इज़ पार्शली डिवाइडेड इन यूरोडिला एंड कम्प्लीटली डिवाइडेड इन एनोरंस। अब एट्रियम से क्या मुराद है कि हार्ट के अब बेसिकली हम पढ़ेंगे कि 3 चैम्बर्स होते हैं। एट्रियम जो है वो डिवाइड हो चुका है राइट और लेफ़्ट साइड पे, जबकि वेंट्रिकल एक कॉमन सा चैम्बर है इसके अंदर। तो हार्ट जो है वो उसके 3 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब जो यूरोडिला है, यूरोडिला हम पढ़ चुके हैं कि सबसे प्रिमिटिव क्लास, सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर है इसका एम्फीबिया का, जिसके अंदर सैलामेंडर्स आते हैं। तो बेसिकली यूरोडिला क्योंकि सबसे प्रिमिटिव हैं, उनके अंदर सबसे कम मॉडिफिकेशंस होंगी, तो उसमें हम देखते हैं कि एट्रियम जो है वो पार्शली डिवाइडेड है, जबकि आगे आते आते सिसिलियंस और फिर एनुलर पे जब हम पहुँचते हैं फ्रॉग्स और टोड्स में, तो ये एट्रियम जो है वो कम्प्लीट डिवाइड हो चुका है राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर। द वेंट्रिकल हैज़ नो सेप्टम, यानी इनके अंदर वेंट्रिकल एक कॉमन चैम्बर है। वेंट्रिकल चाहे वो एनोरेंस के अंदर हो चाहे वो सैलामेंडर्स के अंदर हो, वो एक कॉमन चैम्बर है जिसके अंदर आकर ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है, यानी राइट एट्रियम से आने वाला और लेफ़्ट एट्रियम से आने वाला ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर आकर मिक्स हो जाता है। A spiral valve in the conus arteriosus on ventral aorta helps direct blood into pulmonary circuit एंड सिस्टेमिक सर्किट्स। अब उसमें हम फ़िश में भी हम ये पढ़ चुके हैं कि बेसिकली हार्ट जो है उसके हमने चैम्बर्स पढ़े थे, साइनस वेनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल, कोनस आर्टरियोसस एंड देन वेंट्रल एओर्टा। एम्फीबियन के अंदर भी ऐसी ही मॉडिफिकेशंस हैं कि जब वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, तो ये एओर्टा की तरफ मूव करने से पहले एक चैम्बर में आता है जिसको हम कहते हैं कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस में या फिर इसके वेंट्रल एओर्टा के अंदर एक स्पाइरल वाल्व होता है, ये इसका स्पाइरल वाल्व दिखाया गया है। इसका मकसद बेसिकली क्या है कि 2 डिफरेंट रूट्स के ऊपर, 2 डिफरेंट रास्तों के ऊपर ब्लड को डाइवर्ट कर देना। एक जो होगा वो सिस्टेमिक चैनल की तरफ चला जाएगा और दूसरा उसके पल्मोनरी चैनल की तरफ यानी लंग्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। Gas exchange occurs across the skin of the amphibians as well as in the lungs. अब बेसिकली पल्मोनरी सिस्टम का काम क्या है? पल्मोनरी सिस्टम जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं लंग्स की तरफ और वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी करके वापस लाना होता है। तो इसमें यह है कि एम्फीबिया के अंदर एक एडवांटेज इनको ये है कि सिर्फ इनके लंग्स ही वो वाहिद ऑर्गन्स नहीं हैं जिनके थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, बल्कि इनकी स्किन जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये मॉइस्ट स्लाइमी स्किन रखते हैं, तो उसका भी एक एडवांटेज इनको ये है कि वहाँ से भी इनकी गैसेस का एक्सचेंज जो है बहुत एफिशिएंटली हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ना सिर्फ ये पल्मोनरी आर्टरीज जो गई हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स की तरफ और लंग्स से कैरी करके ऑक्सीजन वापस आई हैं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू और उन्होंने लेफ़्ट एट्रियम में पोर किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि राइट एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है और लेफ़्ट एट्रियम जो कि पल्मोनरी सर्किट के थ्रू वापस आ रहा है ऑक्सीजन कैरी करके, उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्योंकि
लंग्स वो वाहिद ऑर्गन नहीं है जो कि गैसेस का एक्सचेंज कर सकें, बल्कि स्किन के थ्रू भी ओवरऑल जो बॉडी की स्किन है उसके अंदर भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है उतना ही एफिशिएंटली जितना लंग्स के थ्रू है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि जितना ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है और उतनी ही ऑक्सीजन रखता है जितनी कि लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद है। यानी क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे आने वाला ब्लड पूरी बॉडी के थ्रू सर्कुलेट होकर आ रहा है, उसमें स्किन वाला ब्लड भी शामिल है, तो उसमें क्योंकि जैसे जैसे वो स्किन से गुजर के आएगा वो उतनी ही ऑक्सीजन कैरी करके लाएगा। वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रही है और इधर पल्मोनरी सर्किट से लंग्स के ज़रिए से ऑक्सीजन कैरी करके ला रहा है। तो दोनों साइड के ऊपर आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंसनट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, कंसनट्रेशन डिफरेंस नहीं होता ऑक्सीजन का। दोनों ही एट्रिया के अंदर वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कंटेन किया जाता है। When an amphibian is completely submerged, all the gas exchange occurs across the skin and other moist surfaces. Therefore, blood coming into right atrium has the higher oxygen concentration than the blood returning to the left atrium from the lungs. अब हम ये भी जानते हैं कि जो फ्रॉग्स या दूसरे मुख्तलिफ एम्फीबिया हैं वो सबमर्ज्ड फॉर्म में रहते हैं, यानी विंटर का सीज़न जैसे वो हाइबरनेशन में गुजारते हैं या ऐसे जो सीजनल पीरियड्स हैं उनको वो सबमर्ज्ड फॉर्म में गुजारते हैं, चाहे वो बॉटम में हो पानी की, चाहे वो ज़मीन के अंदर अपनी मुख्तलिफ बिल्स बनाकर वो रहते हैं। तो उसमें उस कंडीशन के अंदर जब वो सबमर्ज्ड फॉर्म में हैं, जब वो सॉइल के अंदर हैं या वाटर के अंदर हैं, तो उसमें उनके लंग्स हमें पता है कि काम नहीं कर सकते। जब तक लंग्स को एक टेरेस्ट्रियल मीडियम या एक एयर का मीडियम नहीं मिलता वो फंक्शनल नहीं हो सकते। तो उस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि लंग्स जो है वो तकरीबन इनएफिशिएंट हो जाते हैं जब ये एम्फीबिया सबमर्ज्ड फॉर्म में हैं, जब ये ज़मीन के अंदर है हाइबरनेशन में या फिर ये पानी के अंदर मौजूद है, तो उस वक्त उनके लंग्स काम नहीं करते। उस वक्त टोटली इनकी बॉडी रिलाई कर रही होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के ऊपर। क्यूटेनियस का मतलब क्या है? स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू जितनी भी ऑक्सीजन आ रही होती है या इनका बकल कैविटी यानी मुंह का जो हिस्सा है उसके अंदर भी मॉइस्ट सरफेसेस होती हैं, वहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये वो रीजन्स हैं जिनके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर सकते हैं। उस सूरत हाल में जब ये सबमर्ज्ड फॉर्म में हैं, इनकी जो क्यूटेनियस या स्किन की रेस्पिरेशन है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू लंग्स। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस ब्लड वेसल्स लीडिंग टू द लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट, रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द लंग्स एंड कंजर्विंग द एनर्जी। तो उस सूरत हाल में अब कुदरत की तरफ से इनके अंदर क्या स्ट्रैटेजी हो जाती है कि जब ये सबमर्ज्ड फॉर्म में होते हैं और इनके लंग्स एफिशिएंट नहीं होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए, उस वक्त अपने लंग्स को ये सप्लाई कम कर देते हैं। यानी ना तो ब्लड जाए उस तरफ, ना ही तरद्दुद करना पड़े और ना ही वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिलनी नहीं है ब्लड को। सो जो पल्मोनरी सर्किट की तरफ जाने वाली उनकी मुख्तलिफ जो आर्टरीज़ हैं उनको ये सुकेड़ देते हैं ताकि ब्लड कम से कम डाइवर्ट किया जाए लंग्स की तरफ, सिवाय इसके कि लंग्स सर्वाइव करें उस मकसद के लिए उसको ब्लड दिया जा सकता है। अदरवाइज़ ऑक्सीजन जो एक्सचेंज है उसके लिए ब्लड डाइवर्ट नहीं किया जाता। उस वक्त रिलाई किया जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के ऊपर। तो जितना उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाएगा ब्लड वेसल्स को, उतना कम ब्लड जाएगा और एनर्जी की बचत हो जाएगी और वो दूसरे फंक्शंस के लिए उसको यूज़ कर सकता है। This adaptation is especially valuable in those frogs and salamanders that overwinter in the mud or the bottom of the pond. यानी उन्हीं एनिमल्स के अंदर ये ज़्यादा अच्छा काम करती है ये स्ट्रैटेजी, जो कि सबमर्ज्ड फॉर्म में मोस्टली 3 to 6 months जो है वो सबमर्ज्ड फॉर्म में गुजारते हैं। तो उनके लिए एनर्जी कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा ज़रिया है ये। अब हम आ जाते हैं वेसल्स के डेवलपमेंट के सिस्टम के ऊपर। बेसिकली हमने, क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान यही देखना है कि फ़िश से आगे जाकर एम्फीबिया का जो है वो एवोल्यूशन हुआ है। फ़िश के अंदर अगर आपको याद हो तो उसके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और गैस एक्सचेंज सिस्टम में कुछ इस किस्म की हमने मॉडिफिकेशन देखी थी कि फ़िश के अंदर 5 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस पाई जाती हैं। वो एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर चलती हैं और आगे जाकर ये एफरेंट आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। ये 5 पेयर्स ऑफ एफरेंट आर्टरीज़ जो हैं ये लंग्स बेसिकली गिल्स में से गुजरते हैं। गिल्स में से पास करते हुए अपनी कैपिलरीज़ का नेटवर्क बनाते हैं। वहाँ से ऑक्सीजन कैरी करने के बाद ये वेंट्रल एओर्टा में आती हैं इफरेंट आर्टरीज़ के थ्रू और उसके बाद पूरी बॉडी को ये डिलीवर करती हैं। लंग फिशेज़ में हमने ये देखा था कि एक मॉडिफिकेशन आ गई थी, उसमें 6th एओर्टिक आर्च जो थी वो पल्मोनरी सर्किट की तरफ डाइवर्ट करके अपनी एक ब्रांच दे देती है, जबकि जो दूसरी जो नॉन टिलियोस्ट फिशेज़ थी, जो लंग फिशेज़ नहीं थी, उनके अंदर हमने देखा था कि ये 6 जो है वो पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो अपना ब्लड जो है वो गिल्स को देती हैं और गिल्स के बाद कलेक्ट करती हैं ऑक्सीजन कैरी करने के बाद और फिर बॉडी को सर्कुलेट करती हैं और फिर वो हार्ट के अंदर दोबारा साइनस वेनोसस से एंटर होता है। तो इसमें हम फ़िश की इस तरह की मॉडिफिकेशन देख चुके हैं। बेसिकली उसके अंदर 5 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस मौजूद हैं जो कि ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए वहाँ पे एक सर्किट बनाती हैं।
एम्फीबिया के अंदर अगर हम देखें तो उससे थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। वहाँ पे हमने 5 पेयर्स देखे थे, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 3 जो एओर्टिक आर्चेस के पेयर्स हैं वो रह जाते हैं, बाकी जो है वो रूडिमेंट्री हो गए हैं या रिजॉल्व हो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। एडल्ट एम्फीबियंस है फ्यूअर एओर्टिक आर्चेस दैन फिशेस, यानी उसके मुकाबले में इनके पास कम रह जाती हैं एओर्टिक आर्चेस। आफ्टर लीविंग द कोरनस आर्टरियोसिस ब्लड में एंटर द कैरोटिड आर्टरी एओर्टिक आर्च नंबर 3, यानी जैसे ही हार्ट पंप करता है ब्लड को, उसका इस साइड से आप स्टार्ट करें कि साइनस वेनोसस, दैन एट्रियम, दैन वेंट्रिकल, और उसके बाद ये कोनस आर्टरियोसिस आता है और उसके बाद ये एओर्टा में चला गया है। एओर्टा में जाने के बाद सबसे पहले जो है वो ब्लड जाता है हेड रीजन की तरफ। हेड रीजन में जो आर्टरीज़ बनती हैं या एओर्टिक आर्चेस बनती हैं दैट आर कॉल्ड कैरोटिड आर्टरीज़। वहाँ पे ये इसको नंबर 3 से डिनोट किया गया है कि जो एओर्टिक आर्च नंबर 3 थी फिश के अंदर, वो इनके अंदर सर्वाइव करती है और वो कैरोटिड आर्टरीज़ की फॉर्म में हेड की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाती है और ब्लड वहाँ पर ले जाती है। द सिस्टेमिक आर्टरी एओर्टिक आर्च नंबर 4, सिस्टेमिक का मतलब क्या है कि वो कर्व करके हार्ट के ऊपर से कर्व करके नीचे की तरफ आती है और वहाँ पर ये एओर्टा की फॉर्म में नीचे आएगी और वहाँ पर पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी। इस सिस्टम को हम एओर्टिक या सिस्टेमिक आर्टरी कहते हैं। एंड द पल्मोनरी आर्टरी एओर्टिक आर्च नंबर 6, एओर्टिक आर्च नंबर 6 ही हमने लंग फिशेस में भी पढ़ी थी और यहाँ पे भी उसकी मॉडिफिकेशन वही है कि 6 आर्च की जो ब्रांचेस हैं वो आगे जाकर लंग्स की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं और पल्मोनरी सर्किट बना देती हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरीज़ और पल्मोनरी वेन्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करके लंग्स से वापस आएंगी। तो ये इनके अंदर कुछ जो है वो मॉडिफिकेशन थी कि वहाँ पर फ़िश के अंदर हमने 5 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस देखे थे, एम्फीबिया के अंदर वो जो है वो कम होकर 3 पेयर्स ऑफ एओर्टिक आर्चेस रह जाती हैं। अब इसी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं, इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साइड बाय साइड हमारी बॉडीज़ के अंदर, वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर एक और भी सिस्टम रन करता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। In addition to a vascular system that circulates the blood, amphibians have well-developed lymphatic system of the blind-ending vessels that return fluid, proteins, and ions filtered from the capillaries beds in the tissue spaces to the circulatory system. Lymphatic system basically क्या है, हमारी blood vascular system से थोड़ा सा different है। डिफरेंस किस तरह से है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो एक क्लोज्ड सिस्टम हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि हार्ट जैसे ही पंप करता है तो आर्टरीज़ में आ जाता है ब्लड, आर्टरीज़ से निकल कर वो चला जाता है कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज़ मिलकर वेन्स बना देती हैं, वेन्स अगेन जो है वो हार्ट को और फिर आर्टरीज़ को, यानी ब्लड जो है वो हमेशा आपके पास वेसल्स की कन्फाइंस में, वेसल्स के अंदर बंद हुआ हुआ आपको मिलता है। तो उसमें हमें पता चलता है कि ये एक साइकिल की फॉर्म में चल रहा है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली क्या है, उसके अंदर एक उसका किनारा आप कह लें जो कि ब्लाइंड एंडिंग होती है। कैपिलरीज़ जो हैं वो कहीं पे किसी से मिलती नहीं है, बल्कि कैपिलरीज़ जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, इसका स्टार्टिंग एंड है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड एंडिंग से स्टार्ट होती हैं। वो कैपिलरीज़ हर रीजन में मौजूद हैं, बॉडी के हर रीजन में, स्किन में, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ यानी उसकी लेग्स में, आर्म्स में, जहाँ जहाँ बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स हैं वहाँ से ये ब्लाइंड एंडिंग स्टार्ट होती हैं कैपिलरीज़ की, और ये आपस में फिर आगे चलकर मिल जाती हैं, लिम्फेटिक वेन्यूल्स बनाती हैं, फिर वेन्स बनाती हैं, फिर लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं और लिम्फेटिक डक्ट अल्टीमेटली जाकर ब्लड वेसल के अंदर जाकर यानी खून के सिस्टम के साथ रब्ता करती है और जितनी भी वो कलेक्शन लेकर आ रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम वो सारी की सारी ब्लड के हवाले कर दी जाती है। तो बेसिकली ये एक असिस्टिंग सिस्टम है, एक एक्सेसरी सिस्टम है जिसका मकसद क्या है कि ब्लड जब भी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा होता है तो ना सिर्फ वो सप्लाई कर रहा है बल्कि उस रास्ते के अंदर जब वो कैपिलरी से गुजरता है, कैपिलरीज़ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिनके थ्रू उसके अंदर से लीकेज हो सकती है। वो लीकेज जो है अपने साथ नेसेसरी प्रोटीन्स भी लेके जा सकती है, आयंस भी लेके जा सकती है, पानी भी निकल जाता है ब्लड में से। तो आप कह सकते हैं कि ब्लड जितना बॉडी को सप्लाई किया जाता है उस रास्ते में हर चैनल पे, हर टिश्यू में थोड़ा बहुत जो वो लिक्विड है उसका प्लाज्मा है विद आयंस एंड प्रोटीन्स, वो थोड़ा बहुत वहाँ से लीक होकर इंटर सेलुलर स्पेसेस के अंदर चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड की कंसिस्टेंसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लड जो वेसल्स के अंदर मूव कर रहा था उसकी कंसिस्टेंसी या उसकी विस्कोसिटी में फ़र्क आ जाता है। उस विस्कोसिटी को, उस कंसिस्टेंसी को दोबारा बहाल करने के लिए उसके साइड बाय साइड लिम्फेटिक सिस्टम मौजूद है। जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है वहाँ लिम्फेटिक कैपिलरीज़ मौजूद हैं, वो वहाँ से कलेक्ट करती हैं उस सारे फ्लूइड को अपनी वेसल्स में और अपने एक सिस्टम के थ्रू अपनी मेन लिम्फेटिक डक्ट में ले आती हैं। और लिम्फेटिक डक्ट जो है वो थोरेसिक रीजन में या चेस्ट रीजन में आकर एक आर्टरी के साथ रब्ता करती है या एक वेन के साथ थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू, और अपनी सारी की सारी जमा पूंजी जो है वो ब्लड के हवाले दोबारा कर देती है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी दोबारा से मेंटेन हो सके।
तो एम्फीबिया के अंदर सबसे पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम की डेवलपमेंट देख रहे हैं। उसमें यही है कि ब्लाइंड एंडिंग से स्टार्ट होता है और ब्लाइंड एंडिंग कैपिलरीज जो है वो अपने अंदर हर जगह से, हर टिश्यू स्पेस के अंदर से फ्लूइड्स को, प्रोटीन्स को और आइंस को इकट्ठा करती हैं। द लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर एब्जॉर्ब्स अक्रॉस द स्किन। उसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं कि इनकी स्किन भी मॉइस्ट होती है, हमेशा इसको पानी की सप्लाई जारी रखी जाती है, तो वहाँ पर पानी की रीअब्जॉर्प्शन का काम या एब्जॉर्प्शन का काम भी वहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकता है इसी लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। यानी आसपास अगर उसकी स्किन में कोई पानी मौजूद है तो कैपिलरीज के लिए कोई भी चीज़ डिफ्यूज़ करना या कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सिंगल लेयर की उनकी थिकनेस होती है, इस वजह से वो आराम से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है वहाँ पे। अनलाइक अदर वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक हार्ट्स दैट पंप फ्लूइड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। इनके अंदर एक और चीज़ है, आगे हम हायर वर्टिब्रेट्स में तो पढ़ेंगे कि यहाँ पे वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का बेसिकली काम क्या होता है कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। एम्फीबिया के अंदर एक और भी मॉडिफिकेशन है कि इनकी लिम्फेटिक जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर जगह जगह कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उसी वजह से इनको लिम्फेटिक हार्ट का नाम दिया गया है। दैट पम्प द फ्लूइड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक स्पेसेस बिटवीन द बॉडी वॉल मसल्स एंड द स्किन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर वाटर एब्जॉर्ब्ड अक्रॉस द स्किन। लिम्फेटिक सिस्टम का एक काम ये भी है कि पानी क्योंकि इसकी बॉडी को हर वक्त चाहिए है, हर वक्त इसकी स्किन को भी मॉइस्ट रखना है, तो आसपास के रीजन्स में पानी को ये एब्जॉर्ब करके रखती है। और लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली इसका आप कह सकते हैं कि एक रिजुविनेशन का सिस्टम आप कह सकते हैं कि उसको हमेशा रेगुलेट करके रखता है उसके फ्लूइड कंसिस्टेंसी को।